हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे सर। चैप्टर पार्टनरशिप शुरू किया है हमने। आज बात करेंगे, टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन सर। अब तक हमने जो रेंट की है, रेंट की हमने डिस्कशन कर ली सर। ठीक है, रेंट को कैसे ट्रीट करेंगे सर, तो कैसे ट्रीट करेंगे हम रेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। अगर फर्म ने ऑनर की प्रॉपर्टी, किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी किराए पे ली हुई है, तब जो वो रेंट पे करना है, जितना भी पे करना है, जितना भी वो एग्रीड है, क्या वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है कि पीएनएल का पार्ट है। पीएनएल का पार्ट। तो हमने ये बातें की थी, ठीक है बेटा। तो आगे अब कंटिन्यू करते हैं सर। क्या पॉइंट है, मैनेजर्स कमीशन सर। मैनेजर क्या है, अरे है तो हमारे मैनेजर, एम्प्लॉय है भाई हमारा। ठीक है, तो एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है, चाहे वो कमीशन है चाहे सैलरी है, जो मर्जी बोल लो भाई, चीज तो एक ही है ना। ठीक है ना। तो जो ये हम खर्चे पे करते हैं, सैलरी करते हैं, तो कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। ठीक है ना। तो अब अगर इन्हें सर्विस दी है तो पैसे तो पे करने पड़ेंगे ना। इट इज मैंडेटरी इन नेचर सर। जो मैंडेटरी नेचर होते हैं सर, उसको हम कहाँ डेबिट करते हैं, उसको मान के चलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर। तो आपको पे करना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। थोड़ा ना मतलब आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वेदर यू आर इन प्रॉफिट और द लॉस। अगर इन्हें तो अपना घर चलाना है ना। सो मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, नॉट अ पार्टनर। ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कमीशन पेबल टू अ पार्टनर एंड कमीशन पेबल टू द मैनेजर, इसमें अंतर है सर। जो पार्टनर है वो अपना बंदा है बॉस, जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय है सर। उसको तो पे करना ही करना है सर। आगे जाके बताऊंगा, अगर आपके पास इनफ प्रॉफिट्स नहीं है ना, तो आपने अगर कहा हुआ ना कि मैं पार्टनर को लाइक सैलरी पे करनी है कि कुछ कमीशन पे करना है, रेमिनेशन पे करना है, कुछ भी नहीं पे करना सर, बिकॉज इफ यू आर नॉट इन प्रॉफिट्स। बट इन केस ऑफ मैनेजर यू हैव टू पे सर। फाइन, वो आगे जाके बात करेंगे सर। कमीशन पेबल टू द मैनेजर, ठीक है, इन द नेचर ऑफ द सैलरी सर। ठीक है, इट इज अ सैलरी, इट इज अ नेचर ऑफ सैलरी। ठीक है ना। अब मैंने एम्प्लॉय हायर कर लिया, वो उसको मैं लमसम पे कर रहा हूँ, या पर्टिकुलर परसेंटेज पे कर रहा हूँ ऑफ प्रॉफिट, या पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सेल्स पे कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना। वो तो तरीका होता है एम्प्लॉय को पैसे देने का सर, उनसे काम लेने का ना। मुझे लगता है कि अगर मैं उसको लमसम पे करूंगा ना, वो इतना एफर्ट नहीं करेगा। तो मेरी एक गारमेंट्स का लाइक शोरूम है, मेरी कपड़ों की दुकान है, तो मैंने उसको कहा भी जितने कपड़े बेचेगा ना, उसके ऊपर पर पीस तो मैं 100 रुपीज दूंगा। अब कस्टमर आता है ना, उसको मतलब पूरा जी जान लगा के बेचता है कपड़ा, नहीं तो बैठा रहता था, नहीं उठता ही नहीं था सर। ठीक है। अब मैंने उसको कहा कितना कपड़ा बेचेगा ना, 100 रुपीज पर पीस तेरा भाई। अब मैं कह रहा हूँ कि कस्टमर को जाने नहीं देता अभी ये। मुझे बहुत बढ़िया है यार, मेरा भी काम हो रहा है, मैं आराम से बैठता हूँ, मेरा एम्प्लॉय काम करता है सर। फाइन। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को लमसम पे कर रहा हूँ या कुछ कमीशन पे कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सम अदर थॉट कि मेरा माल ज्यादा बिक जाएगा सर। ठीक है ना। तो जो भी है, बीइंग एन अकाउंटेंट मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एंट्री पास कर देनी जितना भी उसको अमाउंट पे किया गया है सर। फाइन। तो फाइनली ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो कहां पे ट्रांसफर कर देंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। उसके बाद नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है। अब पार्टनर्स को कैसे करेंगे, यानी कि बात कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सर। पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, फिर आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद P&L के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। वैसे नॉर्मल इंसान क्या बनाता है, ट्रेडिंग P&L से बैलेंस शीट बनाता है ना। बट इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट you will have to make the profit and loss appropriation account. That means in addition to that you have to prepare the profit and loss appropriation accounts so as to distribute the net profit or the net loss among the partners as per the partnership deed sir. सर कहने का मतलब क्या है सर, अरे कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सर। ठीक है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लो बेटा, पहले क्या बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। फिर क्या बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो सर। फिर क्या बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। तो जितना जीपी निकलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जितना नेट प्रॉफिट निकलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब डीड के अकॉर्डिंग जितनी जितनी सैलरी पे करना है, जितना कमीशन पे करना है, वो पे कर दो सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लो, उसको अपना इनकम बुक कर लो सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। जितना सैलरी पे करना है उनको सैलरी पे कर दो सर। ठीक है ना। टू सैलरीज को भी देनी है, अगर ए और बी दोनों को देनी है तो ए की भी एंट्री डाल दो, बी की भी डाल दो बॉस। ठीक हो गया ना। ठीक है। अगर कमीशन पे करना है, किसी एक को पे करना है तो लिख दो टू टू कमीशन टू फलाना पार्टनर। ठीक है। नहीं तो अगर दोनों को देना है तो ए बी, तो दोनों की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी सर।
मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो एज पर द डीड जो सैलरी देनी है दे दो, कमीशन देना है दे दो, जो भी आपको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लो सर, जो भी है दैट्स इट सर। ठीक है ना? फिर उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जितने पार्टनर्स होंगे 2 3 जो भी होंगे सर, इन जो भी रेशो पे डिसाइडेड है बॉस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नथिंग बट इट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। और दूसरी बात, इसमें रिजर्व्स भी क्रिएट होते हैं सर। क्या होते हैं? रिजर्व। अब रिजर्व क्रिएट करना ना करना है हमारी मर्जी, अगर पैसा होगा तो रिजर्व क्रिएट कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं क्रिएट करेंगे सर। सिंपल सी बात है सर, पैसा साइड पे तभी रखेंगे जेब में पैसा होगा, पैसा ही नहीं है तो साइड पे कैसे रखेंगे सर? फाइन। तो पहली बात तो ये है कि रिजर्व की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती। दूसरी बात इसलिए आती है क्योंकि मैंडेटरी नेचर नहीं होता सर। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो क्रेडिट कर लो, नहीं है तो मत क्रेडिट करो सर। ठीक है ना? एप्रोप्रिएट करने का मतलब होता है बांटना सर। अब बांटेंगे तभी अगर पैसा होगा सर, बांटने के लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? सो इन अदर वर्ड्स की रिजर्व की एंट्री भी कहाँ आती है बेटा? रिजर्व की एंट्री भी कहाँ आती है? जो भी आपने रिजर्व क्रिएट करने हैं सर, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे सर। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? फाइन। उसके बाद सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नथिंग बट इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ द विच अकाउंट बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। सो ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करेंगे? ठीक है ना? अब नेट प्रॉफिट वगैरह ट्रांसफर कर दो, नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा सबसे पहले सर। ठीक है? आगे जाके मैं दिखाऊंगा आपको फॉर्मेट सर। अगर लॉस आएगा तो लॉस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस होगा तो लॉस आ जाएगा, मैं पहले बोल चुका हूँ सर। ठीक है? वो अपना ट्रांसफर कर दियो। सो आफ्टर ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द नेट लॉस एज द केस मे बी सर। ठीक है? सो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है? ये तो फर्म बना रही है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से ली है ना? तो पार्टनर से ली है, उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, हमारे लिए तो इनकम है, हम तो क्या कर देंगे? क्रेडिट सर। क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? और जो भी हमने पार्टनर को पे करना है, जो हमारे लिए खर्चा है, चाहे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन कैपिटल, चाहे हम उसकी सैलरी या रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं, चाहे हम उसको कमीशन पे कर रहे हैं, चाहे कुछ रिजर्व वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, वो सब क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे सर। इन सभी एडजस्टमेंट्स के बाद if after above the adjustment sir, if after above adjustments the balance is a loss, ठीक है, then after adjusting interest on drawings of the partner and net loss, no appropriation interest on capital salary commission is made, loss is distributed among the profit sharing ratio। अब कहने का मतलब क्या है सर? कह रहे if above adjustments, अब इसका मतलब क्या हुआ? The balance is a loss, that is after adjusting interest on drawings of the partner and net loss। ठीक है? अब हुआ क्या सर? नेट लॉस हुआ क्या सर? उदाहरण तौर पे फॉर एग्जांपल मैं यही समझा देता हूँ। हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल मेरी फर्म लॉस में थी, मेरी फर्म क्या थी? लॉस में थी सर। मेरी फर्म का लॉस कितना था? फॉर एग्जांपल 5 लाख। मेरी फर्म का लॉस कितना था? फॉर एग्जांपल 5 लाख सर। तो 5 लाख मेरी फर्म का लॉस था। ठीक है? तो मेरी फर्म का लॉस कितना आया? 5 लाख सर। ठीक है? तो मैं यहाँ पे ले आया उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर। ठीक है? तो 5 लाख में यहाँ पे ले आया सर टू नेट लॉस कितना? 5 लाख सर। यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। यहाँ पे क्या लिख दो? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर एज पर द डीड मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी है उनसे। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स हैं, उनसे मैंने 1-1 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया। 1-1 लाख रुपए क्या ले लिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है? तो मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए और बी सर, ये ए की होगी, ये बी की होगी सर। ठीक हो गया? तो कहने का मतलब क्या है? अगर नेट लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डालने के बाद भी अगर आप लॉस में हो, राइट में भी 3 लाख का लॉस है मेरे पास, तो आपने कोई सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन नहीं पे करना सर पार्टनर को सर। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कहा गया है कि सैलरी पे करो, कमीशन पे करो, कुछ क्वेश्चन ना वो आगे जाके बोल देते हैं कि इट इज दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल दोनों पार्टनर्स में आपस में सहमति है कि वो सैलरी पे करेंगे एंड इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो अकाउंटेंट लोग हैं सर। अगर हमें कहेंगे कि कंपलसरी देनी है तो हम कंपलसरी देंगे सर। अरे मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लॉस में या प्रॉफिट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया, नॉर्मली क्वेश्चन क्लियर नहीं करता, नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता, तो हमने नहीं देना अगर ऐसे लॉस आ रहा है सर। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री डाल दी और दूसरी तरफ आपने नेट लॉस की एंट्री डाल दी, ये सब करने के बाद भी अगर लॉस है तो आपने नहीं देना सैलरी कमीशन वगैरह सर। सर अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ज्यादा होता है यहाँ पे, उदाहरण तौर पे
अगर होता 5 फॉर एग्जाम्पल 6-6 लाख रुपया, कितना होता 6-6 लाख रुपया सर, ठीक है जी 6-6 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपया होगा, 5 लाख डेबिट है, यानी कि 7 लाख क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब तो हम प्रॉफिट में आगे से क्या हम डेबिट दे सकते हैं, यस दे सकते हो सर। पर सर हमने सैलरी पे करनी है 10 लाख, नहीं मैक्सिमम कितना पे करोगे 7 लाख, 7 लाख तक पे करोगे सर। मैक्सिमम आप उतना ही कंट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे जितने आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं, उसके ज्यादा आप नहीं पे करोगे सर, आप लॉस में नहीं जाओगे बिकॉज ऑफ दीज एंट्रीज। फाइन, मैं कब बात कर रहा हूं, जब मान के कर रहा हूं क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि एप्रोप्रिएशन है सर। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि सैलरी कमीशन ड्राइंग्स सॉरी अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कहते अपना बेसिस ऑफ चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब वो मुझे एंट्री डालनी पड़ेगी सर एट एनी कॉस्ट। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद सर, उसके बाद नाउ तो वही बोल रहा हूं, अगर डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या रहेगा, तो क्रेडिट साइड में क्या आता है, ये सब हो गया ना, ठीक है ना। सो ये पॉइंट मैं समझा रहा था आपको कि अगर आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने कितनी एंट्री डाली थी 2 लाख की, पहले वाले एग्जांपल में 2 लाख की डाली थी, और मेरा नेट लॉस कितना आ रहा था बेटा 5 लाख का सर, ठीक है ना। अगर इस सब कुछ करने के बाद भी, ठीक है ना, आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, इफ द बैलेंस इज लॉस, ठीक है, आई रिपीट, आप 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देना जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इफ आफ्टर अबव एडजस्टमेंट्स बैलेंस इज अ लॉस, दैट इज आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मैंने कितनी एंट्री डाल दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने कितनी एंट्री डाल दी 2 लाख की, एंड नेट लॉस मैंने कितना डाल दिया 5 लाख का, स्टिल द बैलेंस इज लॉस, ठीक है, देन नो एप्रोप्रिएशन, चाहे वो कैपिटल की एंट्री है वो भी नहीं करनी है सर, सैलरी भी नहीं पे करनी और कमीशन भी नहीं करना, नो एप्रोप्रिएशन इज टू बी मेड सर, नो सैलरी इज टू बी गिवन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन सर, इन शॉर्ट सर। देन जो भी लॉस होगा, जितना भी लॉस आ रहा है, जो मेरे पहले एग्जांपल में लॉस था 3 लाख का, तो 3 लाख का लॉसेस जो होएगा वो पार्टनर्स में बांट दो इन द डिजायर्ड रेशियो सर, जो उनका पीएसआर है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उसमें बांट दो सर। फॉर एग्जांपल 3-2 का रेशियो 3-2 में बांट दो, बराबर है तो बराबर में बांट दो सर, जो भी रेशियो रहेगा उनका सर, ठीक है। सो हमने एप्रोप्रिएशन कितनी करनी है, जितना मेरे पास प्रॉफिट्स है, अवेलेबल प्रॉफिट्स है। मैंने सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या एग्जांपल बताई थी कि मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 7 लाख का, कितना आ गया, कितना बच गया था मेरे पास 7 लाख सर। डेबिट कितना किया था मैंने, डेबिट कितना किया था 5 और क्रेडिट कितना किया 12, मेरे पास नेट कितना बचा 7। फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी पे करनी है टोटल 8 लाख सर, 8 लाख नहीं पे करनी, 7 लाख तक रुक जाओ सर, दोनों को 4-4 पे करनी है, नहीं करनी 4-4, सिर्फ 7 तक पे करनी है सर। किस रेशो में पे करनी है वो आगे जाके बात करेंगे सर, ठीक है जी, फाइन। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? नाउ नाउ नेक्स्ट सर, एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटिबल प्रॉफिट सर। सर नेट प्रॉफिट तो पता है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो वो जो नेट प्रॉफिट निकलता है नेट प्रॉफिट है सर, जिसपे हम सभी खर्चे डेबिट कर देते हैं, सभी इनकम को क्रेडिट कर देते हैं, जो नेट प्रॉफिट बचा वो नेट प्रॉफिट है सर। फाइन, सो नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट ए प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्जेस, आफ्टर ऑल द सारे खर्चे, ठीक है। एंड 2 एंट्रीज अब भूलना मत, मैंने कल आपको बताई थी, रेंट टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट टू अ पार्टनर, उसको हम क्या मान के चलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज है, एक रेंट की एक इंटरेस्ट की सर, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स नोन एंड दूसरा एक अपना रेंट, मैनेजर कमीशन तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। उसके अलावा बाकी जो एंट्रीज है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, कोई अकाउंटिंग फीस है, कुछ भी है, लॉयर फीस है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, कुछ भी खर्चा वो सब पीएनएल में ही जाएगा सर, ठीक है ना। तो सारा कुछ चार्जेस डेबिट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, नेट प्रॉफिट। वो क्या शो करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? Are you getting my point or not? It is very simple sir. Fine. अगला आ गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सर। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, चाहे सैलरी है, कोई रेमुनरेशन है, कमीशन है, कुछ भी है, सब कुछ करने के बाद जो नेट में बच गया वो डिविजिबल प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। या बोल लो डिविजिबल या बोल लो डिस्ट्रीब्यूटेबल सर, एक ही बात है सर। फाइन, सो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशंस, जो भी आपने एंट्री डालनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, चाहे वो सैलरी की है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, चाहे पार्टनर को कमीशन पे करना, डेबिट करना है, चाहे को रिजर्व क्रिएट करना है, सारा कुछ करने के बाद जो एंड में बच गया वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद सो पार्टनर्स में डिसाइड टू ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द रिजर्व। अब होता क्या है, क्वेश्चन में एक पॉइंट रहता है कि रिजर्व क्रिएट करो सर, तो वो 3 तरीके से हो सकता है सर। एक तो वो कभी कभी बोलता है कि इतना नेट प्रॉफिट के इतना प्रतिशत रिजर्व क्रिएट करो, तो वो तो सिंपल होता है सर।
एक वो बोलता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एक बोलता है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो शब्दों का थोड़ा हेर फेर रहता है सर, तो बड़े क्वेश्चन में जाके हम ये चीज फेस करेंगे, तो उस पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सर। फाइन। अगर मुझे क्वेश्चन ने कहा कि सिंपली, है ना, एक परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट हमने एक रिजर्व क्रिएट करना है, तो बहुत सिंपल है सर। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपए और मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि 10% रिजर्व क्रिएट कर दो, तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा सर, 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 का रिजर्व क्रिएट कर दूंगा सर। और रिजर्व की एंट्री कहां डलती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां डलती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर। ठीक है। सो इन दिस मेथड ट्रांसफर टू द रिजर्व fine such as a journal reserve is worked out as a fixed percentage, that is 10% of the profit that remains available for the distribution sir. Fine। तो ठीक है, दूसरी बात, अब क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट सर। अब क्या बोल रहे हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे निकलता है फाइनली, जो सारे एडजस्टमेंट डालने के बाद जो बैलेंस निकला उसको क्या बोलते हैं हम? डिविजिबल प्रॉफिट सर। तो डिविजिबल प्रॉफिट का अगर मुझे क्वेश्चन ने बोला कि इतने परसेंट डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा सर? तो जो भी अमाउंट होगी, ठीक है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? उसको मैं क्या कर दूंगा? उतना क्रिएट कर दूंगा सर। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल देख लो सर एक बार। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? 1.5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? 1.5 लाख रुपए। सैलरी कितनी पे करनी है पार्टनर को? 30,000 रुपये। तो बहुत सिंपल है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे मेरा 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो मैंने पार्टनर को सैलरी कितनी पे करनी है? 30,000 रुपये सर। फाइन। टू सैलरी, ठीक है, टू सैलरी टू मिस्टर एक्स वाई, जो भी उसका नाम है। फाइन। तो कितना बच गया? एक 20 बच गया। और मुझे एग्जामिनर बोल रहा है कि 10% तक रिजर्व क्रिएट कर दो, तो मुझे क्या करना है? एक 50 माइनस 30, एक 20 की, और 10% कितना होगा? 12,000 रुपए में रिजर्व क्रिएट कर दूं। तो जर्नल रिजर्व कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया सर। ठीक है। सो एक 50 में से 30 गया, एक 20, एक 20 में से 12 गया, एक 8, बाकी 1,08,000 रुपया में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स है, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू मिस्टर ए's कैपिटल अकाउंट, टू मिस्टर बी's कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? तो बहुत ही सिंपल सर, तो अपने कुछ नहीं करना। ठीक है। जो भी आपका अमाउंट होगा, जो सारे खर्चे होंगे, वो सब माइनस कर देना। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट है वो ऐड कर देना सर। करने के बाद जो अमाउंट निकलेगी 1,20,000 सर, सॉरी, दोबारा दोबारा ये नहीं माइनस करना, आई रिपीट, जो खर्चे हैं सारे ये सब माइनस कर देना। जो भी होगा, कमीशन होगा, सैलरी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो सब माइनस कर देना सर। अगर कोई इनकम वगैरह होगी उसको आप ऐड कर देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कोई एंट्री होगी। वो करने के बाद जो एक 20 बचेगा, उसके ऊपर 10%, 12% आप रिजर्व क्रिएट कर देना। और आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 10% ऑफ व्हाट्स, 1,20,000 सर, फॉर वर्किंग नोट। अगर ऐसा नहीं लिखा, नीचे वर्किंग नोट दे दो सर, नीचे वर्किंग नोट, ऊपर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, तो वहां पे लिख दो, ठीक है ना, 1,50, ठीक है, माइनस सैलरी, ठीक है, सैलरी कितनी थी? 30,000, ठीक है। तो लिख दो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा था बिफोर रिजर्व। अब क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स बिफोर रिजर्व सर। अभी रिजर्व ने क्रिएट किया ना सर, तो वो कितना आ गया बेटा? 1,20,000। तो जनरल रिजर्व कितना बन गया? 10%, तो कितना आ गया? 12,000। तो नीचे लिख देना एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, आप वर्किंग नोट बना देना सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? सो दिस वाज योर नेट प्रॉफिट, दिस वाज योर नेट प्रॉफिट सर। ठीक है। तो वर्किंग नोट नीचे मेंशन कर दियो सर। सो मैं वही बोल रही हूँ, तो क्या बोल रहे हैं बॉस? नेट प्रॉफिट प्लस अगर कोई ड्राइंग्स है वो ऐड कर दो, नेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। अगर कोई खर्चे खुर्चे है वो सब माइनस कर दो। सो करने के बाद जो अमाउंट आएगी सर, जैसे मेरे एग्जांपल में क्या आएगी थी? 1,20, ठीक है, वो उसके आएगा, उसके ऊपर लगा दो सर। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट सर। ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एप्रोप्रिएशंस, चाहे वो डेबिट होनी है चाहे वो क्रेडिट होनी है, बट बिफोर रिजर्व। बस रिजर्व वाली एंट्री प्लस माइनस मत करिए, वही तो कैलकुलेट करना है सर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, आगे आ जाएगा। यहाँ तो बोल रहा था ना डिविजिबल प्रॉफिट, आगे जाके चेंज होगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स बोलेगा सर। तो वहां पे ना वो रिजर्व भी माइनस करने को बोलते हैं सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो इस पॉइंट में आपने रिजर्व माइनस नहीं करना, नेक्स्ट पॉइंट समझा रहा हूँ, वहां पे हम रिजर्व माइनस करेंगे सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो जो भी गिवन परसेंटेज होगी उसको लगाओ डिविजिबल प्रॉफिट पे सर, कैलकुलेट कर दो सर। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर कितना आया था? 1,20, तो 1,20 का कितना आ गया सर? 12,000 रुपये सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आई होप आपको समझ आ रही होगी सर। सो हाउ यू फाइंडिंग दिस लेक्चर सर? प्लीज प्लीज कमेंट इट आउट।
ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो आगे मूव करते हैं बस। अगला आ गया एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना बारी बार, ठीक है। अब क्या बात होगी बेटा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब बड़ी दिक्कत है सर। अब क्या है, कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल अब ये पॉइंट है सर, सर 2 लाख का नेट प्रॉफिट है, 2 लाख का नेट प्रॉफिट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। बेटा बाय नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 2 लाख रुपए सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी गिवन है, 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है, 15,000 सर। फाइन, उसके बाद एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 50,000 रुपया सर। अमाउंट ट्रांसफरेबल टू जनरल रिजर्व, पता कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सर। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका नेट वाली अमाउंट, दैट मींस वो रिजर्व माइनस करने को कह रहा है। अब क्या कह रहा है वो, कह रहा है 2 लाख कितना करना है, 10%, 2 लाख प्लस 15,000, 2 लाख प्लस 15 कितना हो गया, 215 हो गया बेटा। 215 माइनस 50 कर लो, कितना आ गया, 165, ठीक है, 1,65,000 सर। तो 1,65,000 के ऊपर नहीं लगाना, ये तो पॉइंट पिछला था। 165 के ऊपर 10% नहीं मारना, कह रहा 1,65,000 इसका रिजर्व माइनस करो, जो अभी तक मुझे पता नहीं वही तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इसको माइनस करो, जो अमाउंट निकल के आएगी उसके ऊपर 10% लगाओ सर। जैसे आपने किया था क्लास 11th में, जब आप मैनेजर को कमीशन पे करते हो, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट में करते हो, जब आप करते थे 10/110 करते थे सर। अब दिक्कत क्या है, अभी सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा सर। अब मुझे कह रहा है कि रिजर्व माइनस करो, नेट जो अमाउंट आएगी ना उसके ऊपर 10% मारो। मैं कह यार यही तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये तो मुझे पता नहीं। देन हाउ कुड आई कैलकुलेट दिस अमाउंट इफ आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट दिस अमाउंट, आई एम स्ट्रगलिंग टू कैलकुलेट दिस अमाउंट यार। हाउ कुड आई फाइंड दिस अमाउंट सर। तो एक लॉजिक है मैथ में सर, उसमें क्या होता है, हम अगर इसको इसको ठीक है, अगर मैं इसको 100 मान लूं, फाइन, और इसको मैं 10 मान लूं, तो ये 110 हो गया ना सर। ये कितना हो गया, 110 हो गया सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, अब वो कह रहा है कि 10% किस पे लगाना है, इस अमाउंट के ऊपर सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो कहने का मेरे मतलब क्या है सर, अगर मैं उस अमाउंट को, जिस अमाउंट में से भी 10% माइनस नहीं हुआ तो उसको मैं 110 मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं, 110। जब उससे 10 चला जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, 100। पीछे क्या बच जाएगा, 100। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, या ऐसे लिख लो, 110 मान लेता हूं मैं इसको। अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 10, पीछे क्या बच जाएगा, 100। ऐसे लिख लो, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही सही है वैसे लिखना है ना। वो 100 ऊपर नहीं नीचे आएगा सर, ठीक है। अब क्या करना है आपने, आपने 10% कैलकुलेट करना है, किस अमाउंट का, किसका करना है आपने। अब अब क्या करना है, आप अब क्या करो, 10/110 कर दो सर। अब 10/110 कर दो, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको क्या करना है। तो आपने क्या करना है, 1,65,000 का 10/110 कर देना है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, कितना आंसर आ गया, 15,000। कितना आंसर आ गया, 15,000। तो यही बार बार बोल रहे हैं सर कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया 10/110, वो कैसे आया, 1 मिनट दोबारा रिवाइज करेंगे, बाद में रिवाइज करेंगे सर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 15,000 बाय सम फॉर्मूला, मैंने 15,000 निकाल लिया। वो फॉर्मूला कैसे था, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा दोबारा सर, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया मेरा, 150। कितना आंसर आ गया, 150। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। मैं वही बात बोल रहा हूँ, वो कह रहा है कि रिजर्व क्रिएट करना है, किस अमाउंट के ऊपर, किस अमाउंट के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर नहीं, रिजर्व माइनस करके जो अमाउंट निकलेगी उस अमाउंट के ऊपर सर। पर दिक्कत क्या थी, मुझे 15,000 पता नहीं था सर। अगर 15,000 पता तो दिक्कत ही क्या थी सर, फिर तो मैं कैलकुलेट कर ही लेता। तो मैंने इसको क्या माना, 110। मैंने उसको क्या माना, 110। फाइन, इसको मैंने क्या मान लिया, 10। तो अब मैं इसको 100 नहीं मान रहा, इसको मैंने क्या मान लिया कि इसके बीच में भी 10% अमाउंट ऐड है। इसको मैं 100 नहीं मान रहा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। मैंने इसको क्या मान लिया, 110 मान लिया, सो दैट कि मैं आंसर कैलकुलेट कर पाऊं सर, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, 10/110 कर दिया, यानी कि 165 के ऊपर फ्लैट 10% नहीं मारा, उसके ऊपर जो अमाउंट है उसको बाहर निकाल के मैंने 110 मान लिया सर। वो 15,000 निकल आया, वो मैंने बाहर निकाल दिया, 110 से 10% बाहर गया तो क्या 10%, 10 चला गया बाहर, तो क्या बच रह गया, 100 बचा रह गया सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? उसका मेन लॉजिक ये था कि ये जो नेट अमाउंट है ना, इसके ऊपर 10% निकालना है सर। पहले हमने एक बार गलत लिख दिया था, 10 नीचे 100 आ गया था, दैट वाज मिस्टेक सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर कुछ कम्युनिकेशन गैप है सर। वो कह रहे हैं कि ये जो अमाउंट है इसके ऊपर नहीं निकालना मैंने, ठीक है, इसको 10% माइनस करो, जो अमाउंट है उसके ऊपर निकालना है। बट पॉइंट क्या है, ये मुझे अमाउंट, ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है सर, इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 110 मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें 10% वो रिजर्व ऐड है सर, मोटा मोटा मान लो कि 10% ऐड है। वैसे 10/110 10% नहीं होता, 9.09% होता है सर, एग्जैक्टली सर, ठीक है ना। तो उसमें मैंने क्या मान लिया कि 10 ऐड है सर। अब उसको मैंने एक इमेजिनेटिव फिगर 100 एंड 110 का सहारा लेके निकाल लिया सर। सिंपल सी बात ये है सर, ये कई जगह पे लागू होता है फॉर्मूला सर। उदाहरण तौर पे मैं एक एग्जांपल करके बता देता हूँ टू अंडरस्टैंड दिस डीपली सर। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी चीजों में, है ना, अब रट के मत जाना। उदाहरण तौर पे फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल परचेज किया, उसकी कॉस्ट प्राइस मैं नहीं बता रहा, उसकी कॉस्ट प्राइस मैं नहीं बता रहा सर, ठीक है। मैंने ये कहा कि मैंने उसको बेचा कितने प्रॉफिट पे, बात ध्यान से सुनियो, मैंने उसको कितने पे बेचा प्रॉफिट पे, मैंने कितने प्रॉफिट पे बेचा उसको, मैंने बेचा 10% ऑफ सेलिंग प्राइस नहीं, ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो कि मुझे गिवन ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस का 10% मैंने कमाया और वही मुझे गिवन नहीं है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? ठीक है, उदाहरण तौर पे यहां पे लिखता मैंने सीपी सर, मैंने क्या लिख दिया, सीपी सर, ठीक है। और मैंने जो सेल किया, जो मैंने सेल किया सर, वो मैंने सेल किया 4400 सर, वो मैंने सेल किया 4400 सर। अब अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ या प्रॉफिट बताओ, अगर आपने एक भी चीज निकाल ली, अगर आपने सीपी निकाल लिया तो प्रॉफिट निकल आएगा, अगर आपने प्रॉफिट निकाल लिया तो सीपी निकाल दोगे सर। दिक्कत क्या है, जो प्रॉफिट है इट इज बिंग डिपेंडेंट अपॉन द कॉस्ट प्राइस, इट इज बिंग डिपेंडेंट अपॉन द कॉस्ट प्राइस सर, ठीक है, ट्राई करोगे। ओके, हम क्या करते हैं, सीपी को 100 ले लेते हैं, ओके। अगर हम मान के चलें कि सीपी फॉर एग्जांपल कितना है 100, हमने 10 रुपए मुनाफे में बेचे, तो मुझे एक इमेजिनेशन फिगर, या तो एक्सपोज कर लो या 100 सपोज कर लो, कुछ तो सपोज करो ना उसको, ये तो इक्वेशन बना लो इसकी, या 100 सपोज कर लो सर, तो 100 पे इजी रहेगा सर। तो अब इसको 100 सपोज कर लो। अब 100 रुपए की चीज मैंने 100 रुपए के ऊपर 10% कमाया, तो मैंने 10 रुपए मैंने कमाए होंगे, यानी कि 110 की बेची है, यानी कि जो 4400 है वो 110 के बराबर है। मैंने क्या निकालना है, 100, तो जो जिसके बराबर होता है उसको क्या करते हैं हम, डिवाइड, जिसके बराबर निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, इनटू सर, ठीक है। तो क्या निकल आएगा, कॉस्ट, अगर आप इंटू 100 करोगे कॉस्ट निकल आएगा, ठीक है। अगर आप इंटू 10 कर दोगे ना प्रॉफिट निकल आएगा, यानी कि 4400 को डिवाइड बाय 110 करोगे और इंटू 10 करोगे तो प्रॉफिट निकल आएगा सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ये आंसर कितना आ गया, 4000, ये आंसर कितना आ गया, 4000 सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? फाइन, ये आंसर कितना आ गया, 400 सर। मैंने सोच के बनाया था वैसे, ताकि इजी रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत ना आए सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो अगर आपने एक्सपोज करना एक्सपोज कर लो, वैसे इसके और तो एक दो तीन मेथड और भी है सर करने के, 100 इजी, वैसे एक दो और भी हैं, और कहो तो मैं समझा देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, दिक्कत नहीं आएगी कभी किसी कंसेप्ट में सर। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, बेसिकली क्लास 6 में सिखाया जाता है, 7th क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है। कैसे बोलते हैं मैं बताता हूँ सर। एक पहली बात तो ना, शायद कुछ बच्चों को ये दिक्कत होगी, मैंने बोला कि जो जिसके बराबर है उसको डिवाइड कर दो, जिसके बराबर निकालना है उसको इंटू कर दो। तो मैंने बोला कि चिकन है 4400 बराबर है 110 के, तो डिवाइड कर दो 110, और निकालना है कॉस्ट तो इंटू कर दो 100। तो जो जिसके बराबर होता है उसको डिवाइड क्यों करते हैं, जिसके बराबर निकालना होता है उसको इंटू 100 क्यों करते हैं। अब ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस है, बेसिक मैथ्स लॉजिक है, मेरा इस पे कोई लॉजिक नहीं है सर। उदाहरण तौर पे, उदाहरण तौर पे सर, उदाहरण तौर पे रुपीज, मैंने एक सब्जी वाले के पास, फ्रूट वाले के पास गया, मैंने उससे पूछा, मैं क्या भाई एप्पल क्या रेट है, वो कह रहा भाई 400 पीस 600 रुपए के हैं, सॉरी 4 पीस 600 रुपए के हैं। 4 पीस कितने के हैं,
₹600 के हैं। मैंने कहा भाई 10 डाल दे, मैंने कहा भाई 10 डाल दे। सर 400 पीस 600 का, एक पीस कितने का हो गया? 150 का। तो मैंने कहा 10 डाल दे, तो कितना बिल बन गया मेरा? 1500। अगर 10 को मैं यहाँ ले आऊं, 4 को वहां ले आऊं, तो चल जाएगी बात? क्या नहीं चलेगी बॉस? तो यानी कि 600 किसके बराबर है? 4 क्वांटिटी के बराबर है। तो इंटू 100 क्या? इंटू 10 क्वांटिटी सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्वांटिटी है सर, यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसिल होगी, ऊपर रुपीज और रुपीज में आंसर आएगा सर। यूनिटरी मेथड सर। ठीक है, तो जो जिसके बराबर होता है उसको डिवाइड करते हैं, जिसके बराबर निकालना है उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यही बात हमने यहाँ पे की है सर। अब इसका एक और मेथड भी है, अब इसका एक और मेथड भी है सर। ठीक है ना? अब और मेथड क्या है सर? इस कप को पहले मैं इरेज कर लूं ये सब। ठीक है, आई जस्ट वांट इट। ठीक है, नो 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 सर, एक और मेथड सिखाओ सर, उससे भी इजी सिखा दो, मजा आ जाएगा। अरे अभी मजा कर देते हैं, इसमें क्या है सर? वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ सीपी। तो 1/10 ऑफ सीपी हो गया ना, 1/10 ऑफ सीपी हो गया ना सर। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज का 1/10 सीपी होता है ना, मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट है ना वो सीपी का 1/10 है, यानी कि 10%, यानी कि 10/100, यानी कि 1/10। वो कह रहा है कि सीपी का 10% है, 1/10 है। कभी कोई प्रॉफिट अगर सीपी का 1/10 होगा ना, वही प्रॉफिट एसपी का 1/11 होगा हमेशा। अगर वो 1/3 होगा ना सीपी का, तो 1/4 होगा एसपी का। अगर 1/4 होगा ना सीपी का, तो 1/5 होगा एसपी का। ऐसा क्यों? मैं 2 मिनट में बता देता हूं सर। ठीक है ना? तो आपको कुछ नहीं करना, वो कह रहा है कि 1/10 है, आप क्या करो 1/11 कर दो इसका, इसका 1/11 करो तो क्या हो जाएगा? 400। तो 400 प्रॉफिट आ गया आपका। 400 क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट आ गया सर। ठीक है ना? अब 4400 की चीज बेची है, 400 कमाया, तो खरीदी कितने की होगी? 4000 की सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? सर हमेशा उदाहरण तौर पे मैं एग्जांपल और समझाता हूँ, 1 मिनट बस। 100 रुपए की चीज है, 20 रुपए प्रॉफिट पे बेची, 120 की बेच दी। अगर ये 20 को प्रॉफिट को मैं कंपैरिजन करूँ ना, ये इसका 1/5 है, बट ये इसका 1/6 होता है हमेशा, ऑलवेज। फाइन। अगर मैंने कोई 100 रुपए की चीज 25 रुपए मुनाफे पे बेची, 125 की बेची, अगर ये इसका 1/4 है ना, ये इसका 1/5 होगा हमेशा। इन अदर वर्ड्स सर, ये मैंने 4 रुपए की चीज 1 रुपए मुनाफे में 5 रुपए की बेची सर। तो 5 में क्या है? बेसिकली प्रॉफिट भी तो एक कॉस्ट है, 4 रुपए, 1 रुपए प्रॉफिट है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रॉफिट होता है क्या एलिमेंट एक कॉस्ट का होता है सर। ठीक है ना? अगर कॉस्ट के ऊपर देखना है, आप फ्लैट्स कॉस्ट के ऊपर रख दो सर। अगर आपने उसका करना है, एसपी का करना है, तो फिर आप प्रॉफिट में ऐड कर दो सर, 1/5 कर दो उसको। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आ रही सर? तो फ्लैट कर दिया करो, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो सेम फंडा था सर ये। हाँ सर, फाइनली बैक टू द बेसिक्स। ठीक है, एक्चुअली क्लास 11th में भी हम इतना डीपली समझाते हैं, जो आप एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। मुझे नहीं पता आपने क्लास में कैसे किया है, मुझे लगता है कि काफी स्कूल में वो रटा देते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर तो वो बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है तो 10/100 कर दो, अगर आफ्टर लिखा हुआ तो 10/110 कर दो सर। पर वो क्या रहता है, इसका लॉजिक ये रहता है सर। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं बॉस। ठीक है ना? तो मुझे ये क्या कह रहा था, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सर। तो आपने क्या करना है, अब मैं कंक्लूड कर दूं कि 10/110 कर दूं? अब तो कर दूं सर? ठीक है ना? अगर वो कह रहा है कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सर, तो अब क्या करोगे? नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में क्या करना होता है इन दिस सिचुएशन? द ट्रांसफर टू रिजर्व इज इटसेल्फ ट्रीटेड एज वन ऑफ द एप्रोप्रिएशन। जो रिजर्व अमाउंट हमने क्रिएट करनी है ना, उसको भी हम एक एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे सर। जो परसेंटेज हमने अप्लाई करनी है, जो वो रिजर्व को भी डिडक्ट करना बनता है सर। बट पॉइंट ये है कि रिजर्व की मुझे अमाउंट गिवन नहीं है सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? R/100 प्लस R, यानी कि 10/100 प्लस 10 करना पड़ेगा, यानी कि 10/110 करना पड़ेगा। 15 हुआ तो 15/115 करना पड़ेगा। 5 हुआ तो 5/105 करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो प्रॉफ आप सारा कुछ माइनस कर लियो, सिर्फ रिजर्व वाली एंट्री छोड़ दो, वो तो हमें पता ही नहीं सर। आप सारा कुछ माइनस कर दो। आप क्या करो, 2 लाख में जो ऐड करना है ऐड कर दो, जो माइनस करना माइनस कर दो, बस रिजर्व अभी मुझे पता नहीं, वहां तक आप इंक्लूड कर लो सर। तो कितना आंसर आ गया मेरा? 165 आ गया था ना। 215 प्लस -50 कितना आ गया? 165 आंसर आ गया। तो बस 165 के ऊपर आप लगा दो 10/110, जो भी रेट गिवन है उस अकॉर्डिंगली सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? फाइन। सो उसको हम बोलते हैं, जो अपने 165 अमाउंट निकाली है ना, दिस इज द अमाउंट, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बट बिफोर रिजर्व। अब इसमें से रिजर्व नहीं माइनस हुआ सर।
सारा कुछ माइनस करने के बाद जो निकलता है तो उसको हम बोल देते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश लॉसेस, ठीक है ना। वैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल बोलते हैं उसको, पर ये रिजर्व क्रिएट करने में ना एग्जामिनर थोड़ी चालाकियां सी करता है सर। तो वहां पे वो कहना कभी कभी खेलने लग जाता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेबल और नेट में खेलने लग जाता है सर। वैसे नॉर्मली तो हम जो फाइनल अमाउंट निकलते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही बोलते हैं सर। बट वाइल कैलकुलेटिंग द रिजर्व तो एग्जामिनर थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है सर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बन रहे हमें क्या दिक्कत है। फाइन। सो उसके बाद नाउ इन पार्टनरशिप फर्म्स फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं वही बात बोल रहा हूं, ये जो अमाउंट है ना इसको अपनी एप्रोप्रिएशन ही मान के चलना है। पैसा होगा तो दइयो, नहीं तो मत दइयो सर। इफ यू हैव मनी, इफ यू आर इन प्रॉफिट्स, then give the salary to the partners, remuneration to the partners, commission to the partners, interest on partners capital, transfer to reserve। पैसा होएगा तो रिजर्व क्रिएट करियो ना। You are not having the money in your pocket and you want to get the reserve। शर्म नहीं आती आपको? मेरी बात समझ आ रही है कि जेब में पैसे नहीं है, गोलक में रखने को फिरते हो। गोलक में कहां से जाएंगे, हवा में आ जाएंगे क्या? तो जब तक कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला गया तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे सर। अगर उसने कहा अनलेस स्पेसिफाइड एज चार्जेस, ठीक है ना, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे अनलेस स्पेसिफाइड एज चार्ज। अगर उसने बोला कि चार्ज है तो भाई फिर चार्ज मानेंगे, फिर और क्या, P&L में ले जाएंगे और क्या, फिर तो देनी ही पड़ेगी वेदर इन प्रॉफिट और लॉस। अब क्या कर सकते हैं बस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कभी कभी चालाकी करते हैं और स्पेशली बोल देते हैं कि भाई इसको हम वो मान के चलना है, क्या नाम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलना है, तो फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलना पड़ता है सर। सर फटाफट फॉर्मेट दिखाओ सर। फॉर्मेट अब दिखा रहे हो आपने, तो किसी बना भी दिया। अरे बहुत इजी है क्या इसमें बनाने को, ठीक है ना। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हुआ तो यहाँ आ जाएगा, लॉस हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। जो भी आपके खर्चे हैं जो आप फर्म पे कर रही है, पार्टनर्स को पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, सैलरी पे कर रही है, कमीशन पे कर रही है, रिजर्व क्रिएट कर रही है, वो सब डेबिट हो जाएगा। कुछ भी आप ले रहे हो उससे, ठीक है ना, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो क्या हो जाएगा, फर्म के इनकम में वो क्रेडिट हो जाएगी सर, ठीक है। जो भी वादा घाटा है तो वो क्या है, सब बढ़ गया तो प्रॉफिट है, कम हो गया तो लॉस है सर। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो फिर लॉस आ जाएगा। और क्या है इसमें सर, टोटल लगाओ दैट्स इट, ठीक है ना। आइदर द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस विल एग्जिस्ट सर अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम क्या है, एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। तो जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अगर फर्म फिक्स मेथड अडॉप्ट कर रही है, अगर फर्म फिक्स मेथड अडॉप्ट कर रही है तो हम क्या करते हैं, ऐसे दो मेथड होते हैं ना, एक क्या होता है फिक्स, बेटा एक क्या होता है फ्लक्चुएटिंग। इसमें एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, इसमें दो बनते हैं, कैपिटल भी बनते हैं और करंट भी बनते हैं सर, ठीक हो गया। तो अगर ये मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट तभी इफेक्ट होगा जब इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल का केस है, विड्रॉइंग ऑफ कैपिटल का केस है सर, तभी ये इंपैक्ट होगा सर, ठीक है। बाकी जो भी अपने पार्टनर को देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, कुछ भी देना, आप कहां से रूट करोगे, करंट अकाउंट से रूट करोगे सर। फाइन। अगर बात करूं मैं फ्लक्चुएटिंग की सर, अगर बात करूं मैं फ्लक्चुएटिंग की सर, तो फ्लक्चुएटिंग के केस में सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए, सैलरी देनी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, लॉस कुछ भी देना है डाल दो। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल की एंट्री है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल की एंट्री, कुछ भी है, चल कैपिटल अकाउंट में भाई। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, सब कूड़ा कचरा यही आने दो, ठीक है। तो अगर तो फ्लक्चुएटिंग है तो नेट प्रॉफिट का शेयर कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। एक ही तो अकाउंट है कैपिटल, चॉइस ही नहीं और कहां भेजोगे भाई। फाइन। अगर फिक्स मेथड अडॉप्ट कर रहे हो तो जो ये ट्रांसफर है, जो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वो कहां जाएगा, नॉट टू द कैपिटल अकाउंट बट टू द करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जाता है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल जाती है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं जाता, जो रेकरिंग ट्रांजेक्शन है वो नहीं जाती। जो वंस इन अ वाइल ट्रांजेक्शन है, कभी कभी कोई कैपिटल आनी है 3-4 साल बाद, 6 साल बाद कोई नई कैपिटल आएगी, कौन सा कोई बंदा रोज कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है यार, ठीक है। इट इज एज गुड एज फिक्स अकाउंट, उसको छेड़ना भी नहीं है। फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी वहां जाएगी करंट अकाउंट में सर। फाइन सर, मैं कह यस सर। अगर प्रॉफिट आ गया तो आप तो कह रहे हो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका जो प्रॉफिट है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो बेटा कुछ जादू नहीं होता, वो तो मैं इमेजिनेटली दिखा रहा हूँ। कोई भी लेजर इफेक्ट करने के लिए, लेजर इफेक्ट करने के लिए पहले जर्नल एंट्री डलती है सर। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज से क्रेडिट किए है, डेबिट हुआ 60 रुपीज से, तो 40 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 40 सर। उसको रिवर्स करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, कोई ऐसी ऑटोमेटिकली थोड़ा एंट्री आ जाती है।
लेजर इम्पैक्ट अपने आप थोड़ा ना कुछ हो जाता है, उसको करना पड़ता है सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्रेडिट बैलेंस है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि ट्रांसफर करना है, रिवर्स करना है, खत्म करना है, उसका बैलेंस है क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट सर। दूसरी बात, उसको ट्रांसफर कहां करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट कर दो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स। लॉस में क्या होगा, इमेजिन करो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100 रुपीज से डेबिट है, 60 रुपीज से क्या है, क्रेडिट, तो 40 लॉस आ गया, तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस उसको ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्या हो जाएगा, डेबिट सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। So to transfer the profit from the profit and loss account to profit and loss appropriation account, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है, ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा क्रेडिट बैलेंस, ट्रांसफर करने के लिए खत्म करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट सर। क्रेडिट किसको करेंगे सर, जिसमें ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर किसमें कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर। अगर लॉस ट्रांसफर करना है तो यानी कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, जिसमें ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर। जो भी हमने पार्टनर को सैलरी देनी होती है उसकी एंट्री क्या डलती है, अरे सैलरी दे रहे हो तो क्या करो, सैलरी डेबिट कर लो सर, कमीशन दे रहे हो, जो भी खर्चा है वो डेबिट कर लो सर। किसको दे रहे हो, पार्टनर को, मिस्टर ए की सैलरी है तो टू मिस्टर ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर फिक्स मेथड अडॉप्ट कर रहे हो तो करंट अकाउंट में डाल देना सर, फाइन। उसके बाद टू मिस्टर बीज कैपिटल अकाउंट सर। फॉर एग्जांपल 10,000 पे कर दिया, 5-5 पे करना था तो 5-5 हजार सर। ये जो खर्चा है ये कहाँ ट्रांसफर होगा, सो जो सारे खर्चे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। अरे नहीं भाई, इसको पीएनएल में भेज दियो। क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो सैलरी टू द पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री है, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करती हो सर। मैम ने तो सिखाया था सभी खर्चे पीएनएल में जाते हैं सर, वो जाते हैं जो मैंडेटरी नेचर होती है सर। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन में मोस्टली लिखा होता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सर। तो सैलरी टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर्स, रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स, सभी को कहां ट्रांसफर करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। तो अगली एंट्री इसकी ट्रांसफर के डाल दो सर, ठीक है ना। सैलरी को क्या कर दो, ट्रांसफर किस में ट्रांसफर करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर, अकाउंट डेबिट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। तो 10,000 रुपया यहाँ चला गया, और क्या है इसमें सर, कौन सी तोप है कोई है, फाइन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिविजुअली सर। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट, रेम्युनरेशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर आप फिक्स मेथड अडॉप्ट कर रहे हो तो करंट अकाउंट सर, इंडिविजुअली सर, ठीक है ना। आपकी बुक्स में भी इंडिविजुअली लिखा हुआ है सर, ठीक है, तो इंडिविजुअली सर, ठीक है। जिसकी सैलरी ए बी सी की जिसकी भी है सर, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो जो सैलरी होगी तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी सर, पी एंड एल अकाउंट में, नो, टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। आपको सब समझ आ रहा है सर, प्लीज प्लीज कमेंट में रिव्यू लिखो सर, कैसे लग रही है आपको क्लास। उसके बाद सर आगे मूव करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेरे लिए खर्चा फॉर्म का सर, खर्चा डेबिट कर दूंगा, जिनको देना है सर कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा अगले की सर, ठीक है ना। अगर उसने करंट अकाउंट फिक्स मेथड अडॉप्ट किया हो तो सारी एंट्रीज में करंट से रूल कर दूंगा सर, ठीक है, उसको करंट में डाल दूंगा सर। तो नेशन क्या लिख दूंगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट एट फलाना रेट ऑफ परसेंटेज, फाइन, पर एनम सर। उसके बाद एक खर्चा, खर्चे सारे कहां ट्रांसफर करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर, वेरी गुड। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है, पार्टनर से लेते हैं, तो जिस पार्टनर से लेगी अगले की कैपिटल डेबिट कर दो या करंट अकाउंट डेबिट कर दो, इंडिविजुअली कर दो, ए से लेनी है बी से लेनी है, जिससे भी लेनी है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी इनकम में मैं क्रेडिट कर दूंगा, इनकम ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर करने के लिए खत्म करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ट्रांसफर किसमें करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर, ठीक है। उसके बाद रिजर्व क्रिएट करने, रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है सर, रिजर्व हमेशा क्रिएट होता है, वो क्रेडिट होता है सर। तो रिजर्व किससे क्रिएट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो उसको आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, कम कर दो सर। वैसे भी एंट्री आप क्या डालते हो, आप सोच के देख लो सर, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है टू रिजर्व अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट सर, ठीक है ना। इन शॉर्ट, सॉरी, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट
ठीक है, तो वो जो अकाउंट है वो कम हो जाएगा, उसका क्रेडिट बैलेंस है ना, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। रिजर्व क्रेडिट करने के लिए जो भी रिजर्व स्पेसिफिक है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट सर। ठीक है जी। उसके बाद जो बच गया सर, अगर तो प्रॉफिट हुआ तो दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर पेशन का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको खत्म करने के लिए ट्रांसफर कहां करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सर। तो जो बच गए पैसे, यू आर इन प्रॉफिट्स, तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन का क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए डेबिट कर दो, जिसको ट्रांसफर करना है उसको क्रेडिट कर दो सर। अगर लॉस है दैट मींस, तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यू आर इन लॉस, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ठीक है, तो जो भी रेशियो आपकी पीएसआर जो भी होगी ना, बराबर में बांट रहे हो बराबर में बांट लो, 3:2 की रेशियो 3:2 में बांट लो, 2:1 की रेशियो 2:1 में बांट लो, जैसे भी रेशियो आपकी है सर। ठीक है ना, तो अगली कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, मुनाफा कमाओगे कैपिटल बढ़ेगी, घाटा होगा, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? नाउ 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 द करंट अकाउंट्स आर यूज्ड व्हेन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फॉलोड सर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको सर। फाइन। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स आर यूज्ड व्हेन फ्लक्चुएटिंग मेथड इज फॉलोड सर। फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हो तो कुछ ना बोला हुआ तो आप मोस्टली फ्लक्चुएटिंग यूज करना सर। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में करंट बैलेंसेस गिवन हुए देन इट कुड बी हैंड सर, वो आगे जाके देख लेंगे, क्वेश्चन में पता लग जाएगा, नॉट अ बिग डील सर। ठीक है, तो रिजर्व क्या होता है सर, रिजर्व या तो अपने कुछ जो प्रॉफिट्स का आप हिस्सा साइड पे रखते हो, ठीक है, टू इंप्रूव द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम जनरल रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, जैसे है ना, कल को कोई दिक्कत पड़ सकती है हमें, है ना, कुछ पैसों की जरूरत पड़ सकती है, कल को कोई इकट्ठा मुझे माल मिल सकता है, स्टॉक मिल सकता है कुछ कम रेट पे, एट दैट टाइम आई नीड द मनी सर। ठीक है ना, अब मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है, देन आई नीड अ मनी टू परचेज थिंग्स इन लार्ज क्वांटिटी सर। ठीक है ना, सो आई कैन क्रिएट अ रिजर्व सर। ठीक है ना, कल को मुझे कोई दिक्कत ना आए, वित्तीय कोई अगर दिक्कत आए तो मेरे पास कुछ दो पैसे साइड पे होने चाहिए, है ना। सो रिजर्व कैन बी क्रिएटेड टू इंप्रूव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सर। फॉर एग्जांपल इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जनरल रिजर्व्स आर बीइंग क्रिएटेड सर। फाइन। और कभी कभी क्या होता है, किसी हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशन को कवर करने के लिए हम रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। जैसे अब मेरी फैक्ट्री चलती है, मेरी फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल लोहे का काम है ना, मेरे फ्रेम्स बनते हैं, लोहे की चादर बनती है सर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कम से कम 5,000 लेबर काम करती है सर। अब सर कुछ आता तो नहीं है, पर खुदा ना खास्ता कभी कभी हो जाता है कि किसी की बाएं बाँ, किसी की बाजू किसी बीच में आ गई, या किसी की लात फ्रैक्चर हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। फाइन। सो किसी की टांग फ्रैक्चर हो गई, जो भी है। सो उसके लिए मैं कुछ पैसे साइड पे रख के चलता हूँ, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी को क्या कर सकते हैं ना, तो हो ही सकती है। तो मैंने कुछ पैसा निकाल के साइड पे रख दिया, कल को कुछ ऐसा कुछ अनसर्टेन इवेंट होता है, सो अगर कुछ भी है ना, तो अनहोनी होती है, तो मैं उससे पे कर सकूं सर, उस अमाउंट से सर। ठीक है, तो जो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं, टू मेंटेन द इंप्रूव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और to cover the unexpected obligation. For example, workman compensation reserve is created to handle employee to handle the potential employee compensation claim sir। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? फाइन। ठीक है, तो क्वेश्चंस कल ट्राई करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई डू होप आपको समझ आई होगी चीजें सर। सो हाउ वाज द सेशन सर, प्लीज कमेंट में बताओ सर। ठीक है, थैंक यू सो मच।